Good morning, Jai Swaminarayan to you all. Today I am going to explain one topic from economics. It is from second unit, that is indicators of growth and development, and it is for 12th standard commerce. So, what are the limitation of per capita income as an indicator of economic development that I am going to explain you today. पर कैपिटा इनकम को एज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझने में कौन कौन सी मर्यादाएं हैं वो आपको मैं आज थोड़ा प्रेजेंट करने वाला हूं। तो पहला लिमिटेशन जो है ओनली एस्टिमेट। पर कैपिटा इनकम एक ऐसा एस्टिमेट है जो टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन को इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद मिलता है। यानी कि पर कैपिटा इनकम को काउंट करने के लिए पहले तो टोटल नेशनल इनकम आपके पास होना चाहिए, उसके बाद उसे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग इज नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड वंस इन अ ईयर। सो इट इज बीइंग कैलकुलेटेड वंस इन अ ईयर, इन एवरी ईयर. That is why you can obtain the accurate national income, but that is not the case with the population. Population is taken on approximation, means the population is not being counted every year, but it is only being counted once in a 10 years. That why for the remaining years approximation is taken. तो वो जिस तरह से नेशनल इनकम रेगुलर बेसिस पे, इट मीन्स रेगुलर ईयर्स के बेसिस पे काउंट होता है, उस तरीके से पॉपुलेशन रेगुलरली काउंट नहीं होता। ये 10 साल में बस एक बार पॉपुलेशन सेंसस जो होता है वो निकलता है। तो रिमेनिंग ईयर्स के लिए जो भी पॉपुलेशन कैलकुलेशन में काउंट होता है वो अप्रोक्सीमेशन के बेस पे होता है, वो एक्यूरेट नहीं होता। इस वजह से सो इट कैनॉट बी एक्वायर्ड, द पर कैपिटा इनकम कैनॉट बी एक्वायर्ड करेक्टली। भले ही आपके पास टोटल नेशनल इनकम हो, लेकिन क्योंकि टोटल पॉपुलेशन का कैलकुलेशन जो है वो अप्रोक्सीमेशन के बेस पे होता है, इस वजह से आप पर कैपिटा रियल पर कैपिटा इनकम कभी कैलकुलेट नहीं कर पाते। दैट इज व्हाई इट कैनॉट बी एक्वायर्ड correctly. Second point is difficulty in calculation of national income. Now there is some difficulties are there in the calculation of national income. For example, difficulty in calculating depreciation, difficulty may the transaction, the barter transaction is also included in the calculation of national income. Tax evasion, tax avoidance, it is also difficult to count that, and illegal income. This all are included in calculation of national income, which are quite difficult to count. Similarly, per capita income should be at constant rate or current rate. पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन अगर हो तो कांस्टेंट रेट पे या करंट रेट पे होना चाहिए, और उसके अलावा भी कई दूसरी डिफिकल्टीज है जो पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने में लगती है या फिर पर कैपिटा इनकम कैलकुलेशंस में अराइज होती है। दैट इज व्हाई वी कैनॉट बी एबल टू डिटरमाइन द एक्यूरेट सिचुएशन। इस वजह से बिकॉज द डिफिकल्टी of calculating the per capita income at constant price or current price and other difficulty, we cannot be able to judge the accurate system or accurate situation related to per capita income. So that is the second difficulty that is related to calculation of national income. It shows, now the third difficulty is that it shows only average income. So per capita income is an average estimate which is only showing the average income, which is not helpful to take decisions, and it will not show the stages of development. पर कैपिटा इनकम सिर्फ आपको एवरेज इनकम दिखाती है, जिससे कि आप डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते
और इस वजह से डेवलपमेंट ओरिएंटेड किसी तरह का डिसीजन नहीं ले सकते। तो इस वजह से भी पर कैपिटा इनकम को एज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कंसिडर किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट इज डिफिकल्टी इन कंपैरिजन। नाउ डिफरेंट कंट्रीज आर इम्पोजिंग डिफरेंट कंट्रोल ऑन एक्सचेंज रेट एंड द रियल एक्सचेंज रेट कैनॉट बी नोन। जो अलग अलग कंट्रीज है वो अपनी पर कैपिटा इनकम को डिफरेंट करेंसीज में दिखाते हैं और वो डिफरेंट कंट्रोल इंपोज करते हैं अपने एक्सचेंज रेट पर, जिससे कि आप रियल एक्सचेंज रेट कितना है वो कभी पता नहीं कर सकते। इस वजह से आपको दूसरे कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम से अपनी पर कैपिटा इनकम कंपेयर करने में थोड़ा डिफिकल्टी अराइज होता है। So that is the fourth point or fourth limitation, that is difficulty in comparison. Fifth point is deceptive indicator. Yes, per capita is not a true indicator of economic development because it is not showing the actual income of the person or the actual income of a citizen. क्योंकि ये एक्चुअल इनकम नहीं दिखाता, इसलिए आप ये कह सकते हो कि ये एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है, बल्कि ये एक डिसेप्टिव इंडिकेटर है। टुडे इन 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स आई एम गोइंग टू कंडक्ट वन मोर टॉपिक, दैट इज हेनरी फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आई हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक एंड only the last remaining points I am going to explain you today. So one of the principle is order. Yes, order take into consideration two parameters, that is arrangement of raw material and arrangement of employees. Each part of raw material should be placed or should have to be arranged at a right place. In the same way, suitable employee should have to be placed for the right position. तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर आपको ये दिखाता है कि जैसे किसी भी कंपनी में जो भी रॉ मटेरियल्स होता है उसे सही जगह पे रखने से ही प्रोडक्शन एक्टिविटी को आप आगे से अच्छे से कंडक्ट कर सकते हो, ठीक उसी तरीके से अगर जो भी एम्प्लॉय किसी सूटेबल पोजीशन या फिर किसी ऐसे पोजीशन के लिए एलिजिबल है तो उसे उस पोजीशन पर रखकर आप ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जो है वो दो चीजों पे ध्यान देता है, एक है अरेंजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। अरेंजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इसलिए क्योंकि किसी भी रॉ मटेरियल को सही जगह पे प्लेस करने से आप प्रोडक्शन एक्टिविटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हो, और अरेंजमेंट ऑफ सूटेबल पर्सन एट अ राइट प्लेस इसलिए क्योंकि किसी भी डिजायरेबल व्यक्ति को एक डिजायर्ड पोजीशन देने से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वालिटी। यस, द मैनेजर शुड हैव टू बिहेव appropriately and uniformly with the workers and employees because he have to take the work from them. So he should have to develop the equality among the employees through which the organizational objectives can also be achieved and the feeling there will be no unrest or dispute in the business. So this principle states that equality का ये बताता है कि जो भी मैनेजर है उस मैनेजर को हर एक बिजनेस में या फिर किसी भी बिजनेस में एक तरह के से जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, उनके साथ समानता की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि जो मैनेजर होता है उसे ही अल्टीमेटली वर्कर्स या एम्प्लॉयज के पास से काम लेना होता है। और if the manager is able to develop the equality among the employees, then he can take the desired work from them in a right way. तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई मैनेजर ठीक तरह से
इक्वालिटी को डेवलप करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, देन ही कैन बी एबल टू टेक द डिजायर्ड वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉय। और इस प्रिंसिपल की वजह से किसी तरह का डिस्प्यूट या अनरेस्ट किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट नहीं होता। Third thing is stability of personal tenure. Yes, if the employee is remaining in the organization for a longer period of time, it leads to his own growth, and also he can contribute in the accomplishment of organizational goals. So, अगर कोई एम्प्लॉय जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक के लिए रहता है तो वो उसके ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, और इसके साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसे एकम्प्लिश करने में मदद भी कर सकता है। दूसरी बात है, इफ द एम्प्लॉय इज स्टेइंग इन द वन ऑर्गेनाइजेशन देन हिज नॉलेज ऑफ सिस्टम विल डेवलप। उसे वर्क रिलेटेड जो सिस्टम होता है उसकी जानकारी अच्छी होती है, by which he can contribute to more productive work. So if a person is staying in an organization for a longer period of time, then his knowledge of system increase, through which he can contribute to more productive work. For this, there should be a proper arrangement of training and promotion. For the stability of a personnel in an organization, there should have to be a proper arrangement of training and promotion. क्योंकि कोई एम्प्लॉई को अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक के लिए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सही अरेंजमेंट करना पड़ता है ट्रेनिंग और प्रमोशन जैसी एक्टिविटीज के लिए, जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड एक्टिविटी है। और स्टेबिलिटी से अगर कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा वक्त के लिए स्टेबल रहता है तो उसे सिस्टम की अच्छी जानकारी हो जाती है, वर्किंग सिस्टम की अच्छी जानकारी हो जाती है, जिससे कि वो अच्छा प्रोडक्टिव वर्क कंट्रीब्यूट करता है। सो दैट इज स्टेटेड इन दिस प्रिंसिपल। नेक्स्ट थिंग इज इनिशिएशन। यस, इंडस्ट्रियलिस्ट शुड हैव टू डेवलप an environment which encourage initiation. Through initiation, there is a development in leadership skill in the employee as well as his independent working capacity will also increase. तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां पे इनिशिएशन यानी कि किसी भी चीज में पहल करने की जो आदत होती है उसको बढ़ावा मिल सके। इससे जो लीडरशिप स्किल जो एम्प्लॉय में होती है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा जो उसकी इंडिपेंडेंट वर्किंग कैपेसिटी है उसको भी काफी हद तक अपलिफ्टमेंट या फिर डेवलपमेंट मिलता है। फीलिंग ऑफ वननेस। यस, the success of an industry or business unit is depending on the unity among or between the managers and employees. So किसी भी यूनिट या इंडस्ट्री का जो सक्सेस है वो एक्चुअली डिपेंड करता है ये वर्कर्स, ओनर्स और एम्प्लॉयज के म्यूचुअल रिलेशनशिप के बीच में। सो इनका अगर रिलेशनशिप अच्छा है, इनके बीच में अगर यूनिटी है, तो इंडस्ट्रियल सक्सेस जो है वो आसानी से अचीव किया जा सकता है। फॉर दैट द मैनेजर शुड हैव टू ट्राई टू डेवलप द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द एम्प्लॉयज बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। यस, फीलिंग ऑफ वननेस से किसी भी गोल्स को आसानी से अचीव किया जा सकता है और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से आप अचीव भी कर सकते हो जिससे कि आपको सक्सेस मिल सके। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स which are helpful to conduct the proper work in an organization
and which are also helpful to accomplish the goals of the business organization. That is order, equality, stability of personal tenure, initiation and feeling of oneness. Thank you.